एक समय की बात है। माधवपुर गांव में किशन लाल नाम का एक गरीब किसान था। उसके घर में उसकी पत्नी सुधा और उसका एक 17 साल का लड़का तीनों साथ में रहते थे। किशन लाल को सिर्फ खेती करनी आती थी। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होती, जिसके कारण परिवार चलना बहुत कठिन हो रहा था। और एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अरे सुधा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस इतना कहकर किशनलाल घर से चला जाता है। रास्ते में किशनलाल पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, ये कैसी दुविधा आ गई है। घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? मेरे पास जमींदार से पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जमींदार मरोड़ी लाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा लोगों को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। किशनलाल गांव के जमींदार के घर पर आता है। अरे आओ आओ किशनलाल, और कैसे आना हुआ? क्या बताऊं जमींदार साहब, घर में खाने को राशन का एक दाना तक नहीं है और इस साल फसल भी नहीं हुई। इसीलिए आपसे 2000 रुपए उधार लेने को आया हूं। अरे किशनलाल, भला 10 से 12,000 रुपए तो लो। क्या पता कब बरसात हो और कब फसल पके। मरोड़ी लाल मन ही मन सोचने लगता है, अरे ससुरा, ऐसे तुम कम पैसे लोगे तो मैं ब्याज कैसे कमाऊंगा? तुम ज्यादा पैसे लोगे तभी तो मैं ब्याज कमा पाऊंगा। ठीक है जमींदार साहब, 10,000 रुपए दे दीजिए। तभी किशनलाल सेठ मरोड़ी लाल से 10,000 रुपए ब्याज पर ले लेता है और वहां से चला जाता है। चलो, अब जल्दी जल्दी बाजार से कुछ राशन ले आता हूँ और अपने बेटे अंकुश के लिए भी कुछ खाने को ले आता हूँ। किशनलाल बाजार से राशन का सामान ले लेता है और घर वापस आने लगता है। घर पहुंचते ही सुधा किशनलाल के हाथ में राशन का सामान देखकर बहुत खुश हो जाती है। जी, ये राशन ये कहाँ से लेकर आए आप? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे जी, बोलिए ना। अरे सुधा, ये सब बातें छोड़ो और सभी के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो। ठीक है, मैं जल्दी से खीर बना देती हूँ। आज मेरा बेटा अंकुश भी खुश हो जाएगा। इतना कहकर सुधा जल्दी से खीर बनाने लगती है और सभी लोग एक साथ बैठकर खीर खाने लगते हैं। आज तो मजा आ गया, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाकर। अच्छा पापा, आज मेरे दोस्त रोहन ने मुझे अपने घर बुलाया है अपने पापा से मिलवाने के लिए, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, लेकिन संभल कर जाना। अंकुश घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूँ हमारे खेत में थोड़ी भी फसल नहीं हुई है। मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। हे भगवान, कृपया करके ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की परेशानियों को दूर कर सकूं। अंकुश भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। रोहन का घर बहुत बड़ा था। वो बहुत अमीर परिवार का था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। रोहन ने अंकुश की गरीबी हालत के बारे में अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया था। आओ बेटा अंकुश, कैसे हो? ठीक हूँ अंकल, आप सभी कैसे हो? रघुनाथ और अंकुश ऐसे ही कुछ देर उसके माता पिता के बारे में बातें करते रहते हैं और फिर, अरे अंकुश, मैं चाहता हूँ कि कल दोपहर से रोजाना तुम मेरे घर आओ। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे घर पर भी कुछ काम होते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ही कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। अंकुश वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि रोहन के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। अगली सुबह रोहन के पिता अंकुश के घर पहुंच जाते हैं। सुनिए किशनलाल जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आपका बेटा रोज दोपहर में 2 घंटे मेरे घर पर आए। मैं उसे कुछ सिखाना चाहता हूं। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन अंकुश रघुनाथ के घर जाता है। तभी रघुनाथ अंकुश से कहता है, बेटा, मेरा एक कपड़ों का व्यापार है जिसे संभालने के लिए मुझे एक बुद्धिमानी और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? हाँ अंकल, मैं कल सुबह 7 बजे दुकान पर काम करने आ जाऊंगा। अगले दिन से अंकुश रघुनाथ की दुकान पर पहुंच जाता है। रघुनाथ उसे दुकान की सारी जानकारी दे देता है। अंकुश के अच्छे स्वभाव के कारण ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगते हैं। अरे अंकुश, तुमने तो कमाल कर दिया। इस दुकान पर ग्राहक पहले से भी अधिक आने लगे हैं। धन्यवाद अंकल, ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है। समय के साथ अंकुश और मेहनत करने लगता है, जिससे उसका एक बड़ा घर बन जाता है। किशन लाल मरोड़ी लाल के सारे पैसे चुका देता है और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।